तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 7 इतिहास, हमारा भारत 2 और पाठ नंबर है 5। पाठ का नाम है आपका प्राचीन भारत में शिक्षा, साहित्य एवं कला। आज हम इस वीडियो में इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, आओ जाने कितना सीखा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, मतलब बेसिकली हमको MCQs करने हैं यहाँ पे। सही उत्तर छांटे, सही उत्तर छांटते हैं। चलो भैया लग जाते हैं काम पे अपना। पहला प्रश्न, अजंता एलोरा एवं जैन गुफाएं खालिस्तान राज्य में स्थित है। तो ये हमसे पूछना चाह रही हैं जो गुफाएं है ना, ये कौन से राज्य में स्थित है। तो ये हमारी पड़ती है महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शंस दे रखे हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक। ये कहाँ पड़ेंगी? हमारी महाराष्ट्र के अंदर पड़ेंगी। जो अगला प्रश्न है, नाटक शास्त्र ग्रंथ के रचयिता हैं। नाटक शास्त्र जो ग्रंथ है एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है, बहुत ही फेमस। तो ये जो है इसको किसने लिखा है? भरत मुनि, ऋषि पतंजलि, कपिल मुनि, ऋषि कणाद। किसने लिखा था इसको? भरत मुनि ने। अब ये जो है ना, कई जगह पे कंफ्यूजन होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि भाई इसमें जो है ना कई जगहों पे नाम देखने को मिलेगा आपको, मैं वो बता रहा हूँ। तो आपको जो है ना कई जगहों पे ऐसे जो है ना उसको इकट्ठा कर देता है, पूरा एक ही भरत मुनि बन गया ऐसे। तो कई जगहों पे ऐसे कर देते हैं, कई जगहों पे ऐसे अलग अलग कर देते हैं। तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ताकि आप कंफ्यूज हुए पड़े रहो। तो आप अगर सही से याद करोगे नाम क्या है तो वो कंफ्यूजन नहीं होना फिर, है ना। चलो अगला प्रश्न है, नृत्य गायन व नृत्य कला में पारंगत स्त्री को खालिस्तान कहा जाता था। मतलब पारंगत होता है जो एक्सपर्टीज हो जाती है, तो उसको क्या कहते थे उस टाइम पे? देखो कुछ लोग उसको नर्तकी कहते थे जो नृत्य वगैरह करती थी, गायन का कार्य था। और ज्यादातर जो कॉमन शब्द था, जो फेमस शब्द था वो था विशारद। यानी कि ये दोनों शब्द जो थे ना इस्तेमाल करते थे, लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो वो विशारद का इस्तेमाल किया जाता। नर्तकी का जो है ना एक एज आ मतलब वो हाई लेवल का वर्ड नहीं माना जाता था, तो इसीलिए जो है विशारद नाम के शब्द का इस्तेमाल करते, लेकिन दोनों शब्द इसी कार्य के लिए थे। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकीर्ण ग्रंथ खालिस्तान साहित्य है। प्रकीर्ण ग्रंथ किसका साहित्य है? कौन से धर्म का? हिंदू, बौद्ध, जैन, लौकिक। किसका है वो? जैन धर्म का साहित्य है। शिक्षा की समाप्ति पर होने वाला संस्कार है, यानी कि जब हम पढ़ाई पूरी करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें डिग्री मिलती है ना एक स्कूल में से, फिर हम शायद आगे कहीं पढ़ते हैं या उसी स्कूल में पढ़ते हैं। तो वैसा सा ही हाल है यहाँ पे भी। पहले के टाइम पे जब शिक्षा हमारी पढ़ाई जो होती गुरुकुलों में वो खत्म हो जाती थी, तो उसके बाद एक संस्कार किया जाता है, एक प्रक्रिया करी जाती थी। तो उसका नाम क्या था? उपनयन, नामकरण, समावर्तन, मुंडन। देखो इनमें से जो है ना दो प्रक्रियाएं हैं जो याद रखनी है। एक है उपनयन। उपनयन होती है जैसे आप एडमिशन देते हो तो एडमिशन से पहले एंट्रेंस टेस्ट होता है ना स्कूल में, तो वो है एंट्रेंस टेस्ट हमारा उपनयन, जब हम एंट्री लेंगे स्कूल में उस टाइम के। और जब हमारा पेपर सब होके हम पास हो जाएंगे, डिग्री मिलेगी, तो उसको कहेंगे हम समावर्तन। जब हम पढ़ाई करके कहीं बाहर जाएंगे SLC कटवा के अपनी, तो उसको हम कहते हैं समावर्तन। ठीक है, तो ये एंट्री के टाइम पे उपनयन होता था और समावर्तन जब खत्म हो जाती थी हमारी एजुकेशन। तो ये दोनों वर्ड है, कंफ्यूज करने के लिए कोई सा भी दे सकते हैं, पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम्स में। चलो अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमको क्या करना है? हमको जो रिक्त स्थान दे रखे हैं ना यहाँ पे वो सारे भरने हैं भाई, आराम से भरेंगे। वैदिक शिक्षा के मूल अंग खालिस्तान और खालिस्तान है। तो वैदिक शिक्षा के मूल अंग कौन कौन से हैं? वो है, पहला है स्वाध्याय, दूसरा है प्रवचन। तो ये दोनों आगे पीछे कर लो, जैसे यहाँ पे मूल अंग प्रवचन और स्वाध्याय है, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हो जाता है इनका। अगला प्रश्न है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग खालिस्तान पकाई मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर थे। तो कौन सी मिट्टी थी वो? काली व लाल। मतलब दो प्रकार की मिट्टी बनाने में एक्सपर्ट थे वो। अब एक का नाम अगर नहीं याद आता तो आप ऐसे लिख सकते हो, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग काली पकाई मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर थे। लाल लिख दो, दोनों लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों प्रकार की मिट्टी बनाने में एक्सपर्ट थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना खालिस्तान ने की थी। मतलब किसने करी थी? तो वो कौन बंदा था? वो था कुमार गुप्त। प्राचीन भारत साहित्य में खालिस्तान 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 धर्मों का साहित्य है। मतलब इसके अंदर हमको तीन जो है ना प्राचीन जो पहले के भारतीय साहित्य था उसमें खास तौर पे तीन धर्मों का जिक्र मिलता है, हिंदू, बौद्ध, जैन। ये तीन धर्म काफी फेमस थे, जिनमें बौद्ध और हिंदू नेक्स्ट लेवल थे, जैन थोड़ा सा ठीक ठाक था। स्थापत्य कला या वास्तुकला खालिस्तान खालिस्तान और खालिस्तान के मिश्रण की कला कहलाती है। तो ये किस किस का मिश्रण है? बुद्धि, विज्ञान, तकनीक। आगे पीछे लिख सकते हो जैसे भी आपको याद रहे, बुद्धि, विज्ञान और तकनीक, ये तीनों चीज मिला के जो है एक स्थापत्य कला या वास्तुकला का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है वो है हमारा, मिलान करें। मिलान करना
मजेदार काम है, मतलब ऐसे तुक्के भिड़ाने होते हैं हमको बैठ के। तो चलो हम भी भिड़ाते हैं भाई तुक्के। अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ के आए थे उपनयन संस्कार के बारे में कि भाई जब एंट्रेंस टेस्ट होता है उसको हम उपनयन संस्कार कहते हैं। चलो ढूंढते कहाँ है। शिक्षा प्राप्त करने से पहले होने वाला संस्कार, प्राप्त करने से पहले, तो वो कौन सा हो गया हमारा उपनयन संस्कार। वल्लभी विश्वविद्यालय ये हमारा कहाँ पे पड़ता है वो हमें आई थिंक तो जगह ही देखनी पड़ेगी। वल्लभी पाल वंश के शासक धर्मपाल। जातक कथाएं बौद्ध साहित्य के अंदर मिलती हैं, ये मेरे को याद आ गया है। उसके अलावा दंत कला, तो दंत मतलब हाथी के दांत का काम था सारा। ये हो गए हमारे दो है, विक्रमशिला और वल्लभी। आई थिंक तो इनके अंदर ये जो वल्लभी वाला है शायद ये इसका हो सकता है। एक गुजरात में पड़ता है आई थिंक, ये वाला ही पड़ता। नहीं ये वाला कैसे पड़ेगा, ये तो इधर इधर नहीं देंगे, वो चीटिंग नहीं करेंगे, वो ऐसे होगा फिर। ये वल्लभी इधर पड़ता हो। चलो देख के आते हैं ऑप्शंस के अंदर एक बार कहाँ कहाँ चीटिंग हो रखी है। हाँ देखो ऐसे कन्फ्यूज। जातक कथा है गुजरात, अच्छा ये दूसरे वाला, मैं सोच रहा भाई इसमें कैसे आ गया। देखो ये इसमें है पहला, इसमें दूसरे वाला गुजरात में, ठीक है। फिर ये है, तो ये पाल वंश के शासक धर्मपाल, ये जो था ना धर्मपाल ने इनका इसका में जो है काफी बड़ा दान करा था इस विश्वविद्यालय में, इसीलिए शायद इसका नाम है यहाँ पे। सो चलो आगे देखते हैं मेन पर्सन पे। वो तो तुक्के भिड़ाने वाले काम है यार, अपना बैठ के मजे लेते रहो टाइम पास के लिए। मेन जो पर्सन आते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे, एक्चुअली जो एग्जाम्स में भी आते हैं, जो भी चीजें प्रिपेयर करेंगे वो यहाँ से स्टार्ट होती है। लेकिन हाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत रहती है कि सर हम पढ़ लेंगे ठीक है, अभ्यास के भी लिख लिया भाई, या मतलब पेपर में कैसे पर्सन आएंगे वो भी डाउट रहते हैं। तो मैंने आपके लिए अलग से वीडियो बना रखी है, हर पूरे जो भी किताब है, नहीं है पूरी किताब के एक एक पार्ट की अलग से वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताए हैं कि भाई ये प्रश्न आपको करने ही करने हैं इन पार्टों से। तो वो वाली वीडियो देख लेना, मैं लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी, ताकि आपको जो है इजी पड़े वो चीज। और लिखे हुए भी है सारे क्वेश्चन, नहीं पता तो बता देता हूँ आपको। मैंने जो है ना cclchapter.com, ये जो है ना गूगल पे सर्च करोगे ना CCL चैप्टर आपको मिल जाएगा। cclchapter.com ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी। तो यहाँ पर मैंने पूरी बुक का सोल्यूशन लिख रखा है, रिटर्न में है सारा का सारा, तो वो भी आप देख सकते हो। बाकी मैं कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दूंगा वेबसाइट का भी, अगर कोशिश रहेगी मेरी पूरी। चलो अब देखते हैं, यहाँ से पहला प्रश्न आता है, हिंदू जैन और बौद्ध साहित्य के दो दो ग्रंथों के नाम लिखिए। अब दो दो ग्रंथ है भाई, बहुत सारे ग्रंथ है। देखो हिंदू साहित्य, तुम हिंदू है ना, ज्यादातर ऑलमोस्ट 99% जो वीडियो देख रहे हैं वो हिंदू है, तो उनको तो पता होगा अपने ग्रंथ। चार वेद, रामायण महाभारत, ये तो सबको पता है यार। रामायण महाभारत तो हिंदुओं की मतलब किताबें हैं, जो एक 6th में आई थी, एक ये अभी 7th में आपको परेशान कर रही है। तो ये दोनों किताबें हैं, ठीक है, ये हिंदू साहित्य की है। लेकिन बौद्ध साहित्य की बात करें तो बौद्ध साहित्य के अंदर बुद्ध चरित और जातक कथाएं, जातक कथाएं प्यारी प्यारी मस्त मस्त कहानियां बना रखी है। जैन साहित्य के अंदर है हमारा 10 अंग और 10 उपांग, और भी थे कई सारे अजीब अजीब से नाम थे, यही आसान लगे जो याद कर सकते हो तुम। आगे हमसे जो प्रश्न पूछा है वो है कला के प्रकारों को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब कला कितने प्रकार की होती है वो हमको बताना भाई। देखो भाई कितने प्रकार की कला है देख लो, तुम याद कर लेना, सारे याद नहीं करने। ये आई थिंक तो 2 या 3 नंबर में आएगा, तो आपको 5 कला इनमें से कम याद करनी है। वो आप वैसे भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, मृदभांड कला, मुद्रा कला, पत्थर कला, धातु कला, दंत कला, मूर्ति कला। ये मूर्ति कला वापिस आ गई क्या? ये देखो ये मूर्ति, ये हटा दो इसको बीच में से। मूर्ति कला, उत्कीर्ण कला, ललित कला, ठीक है, ये सारी हमारी कुछ कलाएं हैं जिनमें से आपको 5 तो एटलीस्ट याद करनी है। चलो अगला प्रश्न है, चोल वंश की दक्षिण भारतीय कला यानी कि नटराज की मूर्ति के बारे में बताना है हमको, कि नटराज की मूर्ति, ये तो देखो ऐसे पूछा इन्होंने एग्जाम में, मतलब अभ्यास वालों में, लेकिन हमसे सिंपली पूछेंगे प्यारे क्वेश्चन के तौर पे, नटराज की मूर्ति की विशेषताएं बताइए भाई। इतना प्यारा क्वेश्चन पूछेंगे, आप सोचोगे भाई याद नहीं करा यार, मैं पढ़ के नहीं आया। लेकिन आपको क्या पता, आप अभ्यास वालों में से पढ़ के आए थे, अभ्यास वालों में से दे दिया आपको। ज्यादातर अब की बार मेरे को लग रहा है अभ्यास वालों में से क्वेश्चन आएंगे अच्छे खासे, ठीक है, क्योंकि चैप्टर्स जो मैंने एनालाइज कर रहा हूँ जिस हिसाब से, मेरे को लग रहा है कि अभ्यास वालों में से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ज्यादातर तो आपको, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर कर रहे हैं यार ये लोग, पहले नहीं होता था ऐसा। चलो अभी हम नटराज की मूर्ति की बात करते हैं। नटराज की मूर्ति में क्या खास बात है, तो चिंगलेपुट जिला है कोई, वहां के से जो है कुर्रम नामक जगह से प्राप्त नटराज की प्रतिमा दक्षिण भारतीय चोल वंश के आरंभिक काल की मानी जाती है। क्योंकि भाई हो सकता है भाई हम वहां पे बैठे थोड़ी ना थी, किसी ने बनाई थी, क्या सीन था। तांबे से बनी हुई यह नटराज की मूर्ति बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित है। हमें कुछ विशेषताएं के नाम के तौर पे कुछ नहीं पता लगा, क्या पता लगा ये मूर्ति भाई तांबे की, असली मुद्दा है ये, ठीक है। पूरा पर्सन जो भी लिख रहे हो जगह वगैरह याद रहे, लेकिन ये जरूर लिख लेना नटराज की मूर्ति तांबे से बनी हुई है, बस ये खास विशेषता यही है इसकी, बस और कुछ नहीं है। एक सुंदर सी आकृति है जो तांबे से बनी हुई है।
और जो मतलब ऐसे नृत्य वाली शिक्षा करती है, आई थिंक है वो कुछ। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत के शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्रों को सूचीबद्ध कीजिए। यानी कि पहले के हम स्कूल बताने हैं, पहले कौन कौन से स्कूल हुआ करते थे, तो वो कौन कौन से थे, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशिला, कांचीपुरम। तो ये कुछ फेमस उस टाइम के विश्वविद्यालय थे, कुछ छुटरू पुटरू भी रहे होंगे बट मेन मेन यही थे। अगला प्रश्न है, जीवन व्यवस्था को किस आधार पर बांटा गया है, मतलब बांटा गया था। तो जीवन व्यवस्था जो हमारी है उसको जो है किस आधार पर बांटा गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानरप्रस्थ और संन्यास, ये 4 भागों में इसको बांटा गया। ये इसको मार्क कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है आएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कई बार मैंने मतलब पहले की बुक्स में पता नहीं कौन सी में देखा था मैंने, एनसीईआरटी में टॉपिक, और एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार ये, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद कर लेना। ये 4 है, ठीक है ना, ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रय और वानरप्रस्थ और संन्यास, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आइए विचार करें। विचार करना भाई, हमको सोचना है, बुद्धि लगानी है थोड़ी सी। पहला प्रश्न, वैदिक शिक्षण पद्धति की विशेषताएं क्या है। यानी कि जो पहले के टाइम पे जो वेदों से शिक्षा दी जाती थी उसके बारे में हमको बताना, उसका क्या फायदा क्या सीन था। वैदिक शिक्षण पद्धति में मुख्यतः वेद, उपवेद, उपनिषद, निरुक्त, वेदांगों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी। इस शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को गुरुओं के घर रहकर शिक्षा लेनी होती थी। बाद में गुरुकुलों का भी निर्माण हुआ और विद्यार्थी जंगलों में गुरुओं के आश्रम में बैठकर शिक्षा ग्रहण करने लगे। 3 दिन की परीक्षा के बाद विद्यार्थी का उपनयन संस्कार होता। 3 दिन तक मान लो उसको नॉर्मल से एजुकेट करेंगे, उसके बाद उसका टेस्ट होता था, टेस्ट में पास होगा तो उसको जो है फिर सभी विद्यार्थियों को समान रूप से फिर शिक्षा दी जाती थी। तो ये था पूरा ऐसी शिक्षण पद्धति थी हमारी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक काल में स्त्री शिक्षा और आज की स्त्री शिक्षा की तुलना में स्त्री की व्यवस्था में तुलना कीजिए। यानी कि पहले की जो एजुकेशन थी हमारी स्त्रियों को लेके और आज की जो एजुकेशन है, पढ़ाई है, उसमें क्या फर्क है वो हमको बताना है। वैदिक काल में स्त्रियों की शिक्षा की भी अच्छी व्यवस्था थी, उनका भी उपनयन होता था जो कि संस्कार था एक बेसिकली, मतलब एक एंट्रेंस टेस्ट बेसिकली। वे भी उच्च शिक्षा प्राप्ति करती थी। उच्च शिक्षा के कारण ही ऋग्वेद में स्त्री को ब्रह्मा कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद कन्याओं को काव्य कला, शस्त्र कला, ललित कला, संगीत, नृत्य, अभिनय आदि की शिक्षाएं देने की भी व्यवस्था थी। आधुनिक समय में भी स्त्रियां पुरुषों के साथ समान रूप से शिक्षा ग्रहण करती हैं और सभी क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मतलब उस टाइम पे जो चलता था वो आज भी कंटिन्यूड है, बीच में रुक गया था मतलब टाइम के साथ में, राजाओं वाजाओं के काल में इतना नहीं था बट बाद में वापिस ये स्टार्ट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा पूर्व पाषाण काल, यानी कि पत्थरों के जमाने से भी पहले की बात है। तो उस टाइम की जो कलाकृतियां हैं और सिंधु घाटी की कला की सभ्यता कला में समानताओं और विभिन्नताओं का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी कि उस टाइम पे जो मतलब पत्थर, जैसे आदिमानव सुना ना, वो जंगलों में रहते थे, उन लोगों की बात, और वो लोग जो घर बना के रहते थे, सिंधु घाटी सभ्यता, तो इन दोनों के अंदर क्या फर्क है, क्या समानता है, वो हमको देखनी है। यहाँ पे पूर्व पाषाण युग का मनुष्य प्रकृति द्वारा बनाई गई गुफाओं में रहता था। वह पत्थर, लकड़ी, जानवरों की हड्डियों से हथियार बनाता। लेकिन सरस्वती सिंधु सभ्यता की कला में लोग काली और पकाई मिट्टी से बर्तन बनाने में माहिर थे। इसके अलावा मातृ देवी की मूर्तियां, वनस्पति, पशु पक्षियों के चित्र, मछली, बारहसिंगे के चित्र भी बनाते थे। इस सभ्यता में बड़े बड़े स्नान घर, अनाज भंडार, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, मोहरे, सब कुछ हमको बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई हैं जो कि उस टाइम के लोगों के पास, पत्थरों वाले लोगों के पास नहीं थी। उनको सिर्फ भाई प्रकृति के ऊपर निर्भर थे बेसिकली। वो जानवरों की हड्डियों से हथियार बना लिया, पत्थर उठा के जानवर आ रहा है उसको खाने के लिए पत्थर मारा उठा के, भाई ऐसे थे, ठीक है ना। तो काफी फर्क था, बहुत ज्यादा फर्क था। अगला प्रश्न है, कला से क्या अभिप्राय है एवं उनके स्रोत क्या है। यानी कि कला किसको कहते हैं और उससे मतलब वो कला आती कहाँ से है, ठीक है, तो वो हमको बताना है। मनुष्य की वह रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है, मजा आ जाता है उसको किसी चीज को देख के, वो चीज कला कहलाती है। कला का वास्तविक अर्थ है प्रेरित करना। जैसे आप कोई चीज देख के प्रेरित होते हो, आई थिंक किसी की मार्कशीट, किसी बुक में ऐसे ऐसे पेपर है उसमें ऐसे 100 सा लिखा हुआ है, बस भाई मजा आ गया है। तो ऐसे भी प्रेरित हो सकते हो आप, तो या फिर अलग स्टाइल से प्रेरित हो सकते हो सकता है फिल्म देख के प्रेरित हो जाओ, कुछ भी हो सकता है। तो वो कला है एक टाइप की, सुंदर, मधुर, कोमल और सुख देने वाला शिल्प कौशल कला कहलाता है। कला को जानने के लिए मुख्य स्रोत है हमारे पास शिलालेख, ऐतिहासिक ग्रंथ, प्राचीन खंडर, मोहरे और मुद्राएं, यात्रियों के वृत्तांत, राजाओं द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं, अपनी कहानी लिखवाते थे पहले के राजा। तो वो सारी चीजों से हमें पता लगती है, पहले की प्राचीन काल की कलाओं के बारे में हमें वहां से पता लगता है।
अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के शिक्षा के केंद्रों की विशेषताओं का विश्लेषणात्मक वर्णन कीजिए। यानी कि पहले के जो शिक्षण केंद्र थे, जो यहाँ पे पढ़ाई होती थी, वहाँ पे क्या माहौल क्या सीन था, वो हमको बताना है। प्राचीन काल के भारत में नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और कांचीपुरम विश्वविद्यालय, जो नाम याद आए भाई वो लिख लेना, ठीक है, अपने हिसाब से, ही शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। इन केंद्रों में विदेशों से भी विद्यार्थी पढ़ने आते थे। इतनी विश्वविद्यालयों के अंदर अच्छा इन आएगा यहाँ पे, आई थिंक इन विश्वविद्यालयों के अंदर बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण किया गया। लगभग सभी धर्मों के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इन विश्वविद्यालयों में आचार्य का विशिष्ट स्थान होता। आचार्य को जो है देवतव की एक उपाधि दी जाती थी। ये आपसे पूछ सकते हैं कि आचार्यों को जो है विश्वविद्यालयों में क्या उपाधि देते थे, तो देवतव की उपाधि उसको दी जाती थी। शिक्षण मौखिक था, मतलब पढ़ाई बोल बोल के होती थी। आपकी तरह आज जो टीचर्स देते हैं भाई सुलेख लिख के आने हैं तुमको, 20 पेज भर के लाने हैं, बस कुछ भी भर के ले आओ, लिख लाओ सुलेख हिंदी में इंग्लिश में, तो वैसा उस टाइम पे नहीं था। उस टाइम पे बस मौखिक था ज्यादातर मामला। पुस्तकों की सहायता हमेशा नहीं ली जाती थी। अनुशासन बहुत कठोर होता था। संवेगों और इच्छाओं पर संयम रखा जाता था। अध्ययन के लिए कोई पैसा नहीं था, फीस फ्री थी। आपको स्कूल में फीस वो क्या होती है, मतलब छूट, वो फीस माफी के लिए पत्तर लिखना होता है। यहाँ पे पत्तर लिखने की जरूरत नहीं थी, पहले से ही फ्री थी वो सब कुछ। वैदिक संस्कृति की रक्षा करना, उसको आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास यहाँ होता था। विद्यार्थियों के मन, वचन और कर्म की शुद्धता पर बल दिया जाता था। शिक्षा की समाप्ति पर समावर्तन संस्कार भी किया जाता था। चलो अब अगला प्रश्न है, आओ करके देखें भाई क्या करना है। चलो देखते हैं। भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को अंकित करें और उनके नाम लिख दो। भाई अब चलो देखते हैं क्या हमने मानचित्र बनाया होगा। हाँ भाई तुम्हारे लिए बनाना पड़ गया, क्या करें। देखो ये है हमारे सारे नाम, कांचीपुरम, बिहार, अजंता, बाग, एलोरा, नालंदा, वल्लभी, कांची। तो अभी हमको ये सारे देखने कहाँ कहाँ पे है। ये मैप बनाने में बड़ी मेहनत लगती है यार, एक्चुअली बहुत टाइम लगता है। चलो कोई ना, फिर भी बना लिया। देखो ये है बाग की गुफाएं हैं यहाँ पे, ये अजंता की गुफाएं, ये इकट्ठी सी है, एलोरा अजंता इकट्ठी है। अब एक के ऊपर दूसरा तो मैं रख नहीं सकता था, तो ऐसे सी यहीं से मान लो यहाँ कहीं सी, ठीक है, दोनों यहीं सी है। वल्लभी विश्वविद्यालय यहाँ पे था, बिहार के अंदर, बिहार जिक्र था उसमें, और उसके साथ नालंदा, ये बिहार की राजधानी पटना के अंदर, ये यहीं पे दोनों मामला, ठीक है, इसीलिए इकट्ठे से लिख रखे हैं। उसके अलावा जो है कांचीपुरम और कांची और कांचीपुरम अलग अलग जगह थी, थोड़ा ही फर्क था। ये मान लो ये यहाँ पे था तो ये यहाँ पे, थोड़ा सा ही गैप था, ज्यादा दूरी इनकी नहीं थी। तो ये थे हमारे यहाँ पे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आई होप आसानी से इजी है यार, समझ में आ गए होंगे। चलो वीडियो करते हैं खत्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी दबा लेना, ताकि कोई भी अपडेट आए और आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए। हाँ उसके अलावा एक चीज और बता देता हूँ, जब पेपर होते हैं ना, पेपर के टाइम पे हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराएंगे। पेपर सॉल्यूशन, पेपर कैसे अटेम्प्ट करने हैं, वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो यार सब्सक्राइब कर रखा होगा तो पता लग जाएगा, नहीं तो फिर क्या ही पता लगेगा। चलो वो आपकी इच्छा भाई, करना तो कर लेना, ठीक है। मिलता हूँ नई वीडियो में, बाय बाय।